नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेडियो इलेक्ट्रिविटी के बारे में पढ़ा था, रेडियो धर्मिता को पढ़ा था, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे और नाभिकीय तत्वांतरण, न्यूक्लियस ट्रांसम्यूटेशन पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, देखिए ये टॉपिक तो एग्जाम में कम आता है, लेकिन फिर भी मान लिया बाई चांस, मतलब आइसोटोप्स पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये नाभिकीय तत्वांतरण, ठीक है, ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ये थोड़ा सा कम, लेकिन क्या होता है हम एक नज़र में समझ लेते हैं। लेकिन आइसोटोप्स ये वाला समस्थानिक हिंदी में कहते हैं आइसोटोप्स, ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चंस अक्सर आपको पेपर में दिखेगा, ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाभिकीय तत्वांतरण होता क्या है कि जो किसी भी जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस को हम एक दूसरे एटम के न्यूक्लियस में चेंज कर देते हैं, इसी को हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि जो भी न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, अगर हम उनकी संख्या को चेंज कर दें तो ये एटम भी चेंज हो जाते हैं। और इसको हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के, नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा, या फिर रेडियो सक्रियता ह्रास के द्वारा। रेडियो इलेक्ट्रिक डिके जो हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा डिके लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके द्वारा, ठीक है। तो ये बस ये ध्यान रखना है। हमारा मेन टॉपिक इसमें होता है समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो इसी बात को जो बच्चे इंग्लिश में नोट्स बनाते हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी में दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, हेडिंग चेंज है तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एंड आइसोटोप्स। ठीक है, बाकी आपको मटेरियल इंग्लिश में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो मैंने बात बताई वही है। फिर मैंने कहा ये वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्लाइड है तो आप इसको हल्का सा पढ़िएगा और ज़रूरत पड़े तो नोट्स में लिख लीजिएगा, नहीं तो हल्का समझ लेते हैं। मेन मुद्दा हम लोग इसमें आते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, उनके उपयोग क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी जो आपका एलिमेंट होता है उसका आइसोटोप्स कैसे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी उसमें प्रोटॉन्स है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो उसी से उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, ठीक। तो आइसोटोप्स ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर सेम हो, समान होती है, लेकिन एटॉमिक वेट, एटॉमिक भार अलग अलग होता है। तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ऐसे को हम आइसोटोप्स कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हम जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कार्बन का कार्बन 12, 14, हाँ, तो ये उनके आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो जो भी हमारे एटम्स होते हैं, परमाणु हैं, उनमें समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या उनमें अलग अलग होती है। इस कारण से जो परमाणु संख्या तो उनकी समान रहती है, लेकिन परमाणुओं का उनका मास अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो, या फिर नंबर ऑफ, तो प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने हों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन होता है कि भाई ये आइसोटोप्स के बारे में ये सबसे पहले खोज किसने की थी। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन, आपने नाम पढ़ा होगा, जे थॉमसन का नाम सुना होगा। 1912 में इन्होंने सबसे पहले नियॉन तत्व के आइसोटोप्स की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स, पहला तत्व जिसके आइसोटोप्स की का पता लगाया गया था वो था नियॉन।
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और किसने इसका खोज किया था? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने पहली बार आइसोटोप्स के बारे में बताया था। अब कुछ डिफरेंट आप आइसोटोप्स होते हैं जिनका उपयोग होता है डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, मेडिकल में भी होता है, अन्य क्षेत्रों में भी होता है। तो ये आइसोटोप्स, इनका नाम और उनके यूजेस क्या है? देखिए ये एग्जाम में काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट होता है बार बार। और इसमें देखिएगा कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का आइसोटोप्स है कोबाल्ट 60। तो इसका उपयोग कैंसर के डेवलपमेंट को रोकने के लिए होता है। तो ध्यान रखिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन के रूप में ये होता है कोबाल्ट 60 का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उनके सेल्स को ये डेवलप नहीं होने देता। ऐसे ही आयोडीन 131, आयोडीन 131 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आयोडीन 131 हाइपरथायराइडिज्म के इलाज में, हाइपरथायराइडिज्म इसी में एक ग्वाइटर का इलाज भी होता है। ग्वाइटर जिसको हम पढ़ते हैं घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है, घेंगा, जिसमें क्या होता है आयोडीन की कमी से जो हमारी थायराइड ग्लैंड है हमारे गले में होती है, इसका साइज स्वेलिंग आ जाती है और ये गले से बाहर लटक जाता है। तो घेंगा रोग होता है ये इससे, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से। लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी आयोडीन का एक आइसोटोप से द्वारा किया जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट आयोडीन 131। तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं इसे आयोडीन। लेकिन आयोडीन 131 एक आइसोटोप से जिसका इसका इलाज भी किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में या पूरे विश्व में किन क्षेत्रों में सबसे अधिक ग्वाइटर के पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं? ठीक है, किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन में दे देता हूँ, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, या समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में। कोस्टल लाइंस पे ज़्यादा लोग होते हैं, हिल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, डेजर्ट में ज़्यादा होते हैं, या प्लेन में ज़्यादा होते हैं। प्लेन मतलब हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब मैदान में। ठीक है, तो कहाँ पर ये ऐसे पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो कोबाल्ट 60 आपका कैंसर के सेल्स को डेवलप होने के लिए ये रोक देता है रेडिएशन के माध्यम से। और कोबाल्ट आयोडीन 131 हाइपरथायराइडिज्म, ग्वाइटर जैसी बीमारियों के इलाज में काम आता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का यूज़ कहाँ होता है, आयोडीन 131 का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। चलिए, जो चीज़ हम लोगों ने हिंदी में पढ़ी वही चीज़ इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। एंड इट्स यूजेस। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स नहीं लिख के मास हो जाएगा। ठीक है, द एलिमेंट विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास कॉल्ड आइसोटोप्स। ईच आइसोटोप्स ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ड्यू टू दिस द एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम। तो किसके सेम होने के कारण? प्रोटॉन्स की संख्या के सेम होने के कारण। यही मैंने बताया, प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, दोनों की नंबर समान, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। और हु डिस्कवर्ड आइसोटोप्स? अभी मैंने बताया जे थॉमसन, ब्रिटिश साइंटिस्ट। फर्स्ट एलिमेंट विच आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड दैट वाज नियॉन। ध्यान रखिएगा, नियॉन पहला एलिमेंट है 1912 में। ठीक है, तो वह एलिमेंट जिसके पहली बार आइसोटोप्स का पता लगाया था वो तो नियॉन, और जे थॉमसन ने ये करा था। हम यूजेस की बात करें तो कोबाल्ट 60, जैसा कि प्रीवियस मैंने बताया अभी जस्ट, इसका रेडिएशन सोर्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ कैंसर, कैंसर की वृद्धि को, ग्रोथ को, विकास को रोक देता है। और आयोडीन 131 हाइपर थायराइडिज्म, या जिसको हम लोगों ने ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए लिखा था, ग्वाइटर हिंदी में घेंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बात बताई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है अगर थोड़ा सा याद करें। ठीक है, नेक्स्ट और भी आइसोटोप्स हैं, जैसे हमने कोबाल्ट 60 पढ़ा, आयोडीन 131 पढ़ा, उसी के क्रम में आगे देखिए कार्बन 14, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन 14 देखिए दो यूज हैं। कार्बन 14 इसका उपयोग अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया हेलियोबैक्टर पाइलेरी,
अल्सर जो पैदा करते हैं, घाव जो हमारे अंदर पेट में शरीर में घाव पैदा होते हैं, इनको हम जैसे अक्सर पेट में कहते हैं ना अल्सर बन गए, अल्सर मतलब अंदर से ही हमें ये घाव देने लगते हैं, वुंड्स पैदा करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो घाव पैदा करता है हेलियोबैक्टर पाइलोरी का पता लगाने के लिए सांस के परीक्षण में किया जाता है। तो कार्बन 14 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा आया हुआ एग्जाम में, लेकिन कार्बन कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन 14 का उपयोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए, जैसे कार्बन डेटिंग कहते हैं इसे हम लोग, कार्बन डेटिंग। देखिए कार्बन डेटिंग में क्या होता है, जितने समय में कार्बन 14 की मात्रा, अभी आगे हम लोग अर्धायु पढ़ेंगे, हाफ एज पढ़ेंगे, तो जितने समय में कार्बन 14 की मात्रा घटकर कार्बन 12 में बदल जाती है, उसी के द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का कितने पुराने हैं, डेट कितने, जैसे इनके द्वारा हम लोग ज़मीन में जो हमें मिलते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म, हड्डियाँ, जैसे जीव जंतु जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, तो उनकी एज हम किस बेस पे ज्ञात करते हैं, कार्बन डेटिंग के द्वारा। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कितने समय में कार्बन 14 था, उसका मात्रा घट के कार्बन 12 में बदल जाती है, तो जितना समय लगता है उसी समय से हम उसकी एज को ज्ञात कर लेते हैं। तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जैसे फॉसिल्स वगैरह जीवाश्म की एज ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग। देखिए अमेरिशियम 241 241 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये एक अल्फा पार्टिकल्स इमिटर है, अल्फा उत्सर्जक है, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट्स करता है, और इसका उपयोग यूएसए में, देखिए अमेरिका के नाम अमेरिशियम इसका नाम पड़ा है। तो घरेलू दो आपके जो डिटेक्टर होता है ना, स्मोकिंग डिटेक्टर, स्मोकिंग डिटेक्टर, तो जैसे देखते हैं ना कहीं पर हम लोग लिफ्ट वगैरह में सिगरेट पी रहे होते हैं लोग, या आग लग जाती है तो फायर अलार्मिंग बच जाती है, इसी को कहते हैं स्मोक, मतलब धुआं जहाँ बढ़ता है तो वहाँ पर इसको पहचान लेते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट्स करता है तो ये स्मोक डिटेक्टर के कक्ष में जहाँ ये लगे होते हैं हवा में को आयनित कर देते हैं, मीन्स हवा के पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जिससे एक शॉर्ट सर्किट ये कराते हैं और जिसके कारण अलार्म बच जाता है, तो पता चल जाता है कि आग लग गई है कहीं। तो अमेरियम 241, ठीक है, तो इसका यूज़ होता है। कार्बन 14 कार्बन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉसिल्स की एज वगैरह के लिए, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अच्छा उन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में देख लेंगे। कार्बन 14 अभी मैंने बताया, कार्बन डेटिंग को समझाया मैंने पीछे, ठीक है, कार्बन डेटिंग फॉसिल्स के लिए। ठीक है, जीवाश्म के लिए एज अमेरियम 241, फायर अलर्ट स्मोकर इमिटर होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये इसको मैंने अभी बताया, ये तो ध्यान रखिएगा, केवल हिंदी इंग्लिश का, बाकी चीज़ें सेम है। आइसोटोप्स में देखिए हमने कहा था अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं, बीटा भी और गामा में। अब गामा जो रेडिएशन होता है इनका उपयोग भी कई जगह, तो गामा जो रेडिएशंस होते हैं इनको भी आइसोटोप्स के रूप में यूज़ होता है, और इनका यूज़ काफ़ी हद तक किया जाता है, गामा रेडिएशन इनका प्रयोग। तो इनका प्रयोग देखिए कैंसर सेल्स को किलिंग के लिए होता है, जो कैंसर बन गया अब उनको, तो देखिए कोबाल्ट 60 का यूज़ कैंसर के ग्रोथ को ही रोक देता है वो। अब लेकिन जब कैंसर बन चुका है, अब उसके ट्रीटमेंट में कई जगह कैंसर का इलाज, अगर इनिशियल फेज में आ गया तो उसका ट्रीटमेंट होता है, तो गामा किरणों की सहायता से इनका कैंसर सेल्स को मार दिया जाता है। इसीलिए रेडियोथेरेपी जो की जाती है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रेडियोथेरेपी में जब किया जाता है तो कौन से रेडिएशन का यूज़ होता है, तो रेडियोथेरेपी हमारा गामा रेडिएशन के थ्रू यूज़ होता है। तो हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, देखिए बना रहता है एक्सरे का कक्ष बना रहता है, वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि भाई ये बहुत सेंसिटिव जोन है, ऐसे लोगों को बाहर प्रवेश नहीं हो, तो क्योंकि ये खतरनाक भी होते हैं रेडिएशंस, ठीक है, तो इसलिए रेडियोथेरेपी में इनका उपयोग किया जाता है। गामा किरणों का प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों को स्कैन करने के लिए, जिसको हम लोग इंडोस्कोपिक कहते हैं,
शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग इंटरनल ऑर्गन को स्कैन करने के लिए भी करते हैं एंडोस्कोपिक में। तो एंडोस्कोपिक का मतलब होता है कि शरीर के अंगों का परीक्षण। जैसे हम लोग बहुत जगह जाते हैं कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है तो हम लोग क्या देते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। स्क्रीन पे ही हमें टीवी पे सारा पेट के अंदर की चीज़ें दिख जाती है। ऐसे ही हमारे जहाँ अल्सर हो जाते हैं, कोई ट्यूमर वगैरह हो जाता है, पथरी हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक इंटरनल में देखिए जो प्रिंसिपल है इसका, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन उसमें रेडिएशंस जो हैं वो कौन सी हैं, गामा रेडिएशंस हैं इनके लिए। अब ट्रीटमेंट अलग होते हैं वो। गामा किरणें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेटिव्स, भोजन के संरक्षण के लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में किन रेडिएशंस का हम लोग यूज़ करते हैं, तो गामा किरणें। ये भोजन में जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण जो भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उनको सड़ने से रोक जाए। इसीलिए जो बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह के होते हैं वहाँ पर या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या गामा रेडिएशंस वाले अपने गोदाउन में बना लेते हैं। अब उन्होंने लाखों पैकेट मैगी बना दी, अब एक दिन में थोड़े बिक जाएगा, महीनों लगेंगे। अब उनके दुकान में ख़राब थोड़े सालों चलता रहता है। तो वो क्या है, ऐसे उनके गोडाउन होते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स ये रेडिएशन से उनके बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनके गोदाम का खाना ख़राब नहीं हो जाता। बाद में बाहर जाता है, दुकानदार बेचारे बेचते हैं तो ग्राहक उनसे लड़ता है, तो ग्राहक कहता है कि भाई हमने तो पीछे से ख़रीदा है। तो कंपनी वाले के पास जाते हैं तो कंपनी वाला कहता है देखिए हमारे पास तो प्रोटेक्शन है, तो वो तो भाई बड़े बड़े बना लेते हैं। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। देखिए कार्बन 14 का यूज़ हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की लाइफ का पता लगाने के, लेकिन जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, चट्टान वगैरह हैं, इनमें मौजूद देखिए चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए जो अकार्बनिक चीज़ें होती हैं, चट्टान आदि, स्टोन में मौजूद आर्गन की मात्रा, ये आर्गन की मात्रा को रेडियो एक्टिविटी से मापते हैं, कितने समय में आर्गन की मात्रा को कम हो जाती है, उसी के बेस पर हम चट्टानों की आयु का अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, एज ऑफ स्टोन्स, इनऑर्गेनिक चीज़ों का। इस पद्धति को हम लोग यूरेनियम डेटिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा इनऑर्गेनिक या चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है, और इसकी खोज की थी विलार्ड लिब्बी ने, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो विलार्ड लिब्बी, हाँ, तो यूरेनियम डेटिंग की खोज किसने की, विलार्ड लिब्बी। यूरेनियम डेटिंग वह पद्धति है जिसके द्वारा हम इनऑर्गेनिक चीज़ें, जिसमें चट्टान वगैरह की उम्र का पता लगा लेते हैं, कितनी पुरानी हैं चीज़ें। तो रॉक वगैरह में जैसे हम लोगों ने राम मंदिर कितना पुराना है या उसके अवशेष कितने पुराने मिले, तो इन सब का जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ASI, जब विवाद हो जाते हैं मंदिर मस्जिदों के, भाई कहीं पर कोई पत्थर मूर्ति मिली, तो इन सब की जांच कैसे होती, कितनी पुरानी है, कौन कैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये सब किसके द्वारा होती है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। और यूरेनियम डेटिंग में चट्टानों में आर्गन के अमाउंट को माप कर किया जाता है। तो किस पदार्थ की या किस एलिमेंट की मात्रा कम हो जाती, तो रेडियो एक्टिव के द्वारा उसको हम मेज़र कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है। चलिए इसी चीज़ को अब हम लोग फटाक से इंग्लिश में देख लेते हैं। तो गामा रेज क्या क्या यूज़ हमने अभी बताया, कैंसर सेल्स को ये किल करते हैं, जिसके द्वारा हम कैल्शियम रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ करते हैं। गामा रेज आर यूज टू स्कैन इंटरनल पार्ट्स, जिसको हम लोगों ने कहा था एंडोस्कोपिक। ठीक है, एंडोस्कोपिक, इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक, तो गामा रेज डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट इन फूड्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द रोलिंग बाय इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ फूड, मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेशन में। फूड प्रिजर्व, भोजन को खराब नहीं होने देना। ठीक है, फैक्ट्रियों में काफ़ी समय तक, मैंने अभी बताया, खाना वगैरह सेफ रखा जाता है। जब सेफ रखा जाता है तो कोई ना कोई रेडिएशन तरीका होता होगा, तो वो तरीके ये अपनाए जाते हैं। द एज ऑफ रॉक्स, चट्टानों की उम्र, अभी मैंने बताया यूरेनियम डेटिंग बाय विलार्ड लिब्बी। और ये किस बेस पे मापते हैं, तो अमाउंट का, आर्गन का अमाउंट क्या होता है, आर्गन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे हम रॉक से उसके कितने समय में डिके करता है, कम होता है, क्षरण होता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के रूप में। तो ये गामा पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, तो ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, आप पेपर उठा के देखिए। ठीक है, तो ज़्यादा इनको रिवाइज करना है। एक आर्सेनिक, AS,
AS74 इनके नंबर होते हैं आइसोटोप्स। तो आर्सेनिक आइसोटोप्स है आर्सेनिक 74, AS74। तो ये शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर क्या होते हैं? ये मांस के लोथड़े जैसे हो जाते हैं, उनका डेडोनल, तो ट्यूमर बनते हैं। सोडियम, सोडियम का 24 आइसोटोप्स, सोडियम 24, इसका प्रयोग रक्त का थक्का, ब्लड क्लम्पिंग, तो हमारे चोट लग जाती है तो देखिए शरीर का अंदर क्लॉटिंग करना, रक्त का जो थक्का जम जाता है, इसका पता लगाने के लिए कौन से आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है? ध्यान रखिएगा, सोडियम आइसोटोप्स। ठीक है, फास्फोरस 23, इसका जो ब्लड में हमारे बीमारियां आ जाती हैं, रक्त विकार, जैसे ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, ल्यूकीमिया का उपचार ट्रीटमेंट में किया जाता है फास्फोरस 23। तो फास्फोरस 23 ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के इलाज में होता है, और सोडियम 24 आपका ब्लड क्लॉटिंग, रक्त में थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये मैंने इसका लिखा है और ये ल्यूकीमिया का लिखा है। ठीक है, और रेडियो फास्फोरस, रेडियो फास्फोरस चर्म रोगों, स्किन डिजीज, डर्मेटाइटिस, चर्म रोग जो स्किन संबंधी बीमारियों के ट्रीटमेंट में फास्फोरस, रेडियो फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। तो आर्सेनिक हम लोगों ने आजकल को पढ़े, कोबाल्ट 60 पढ़ा, ठीक है, आयोडीन 131 पढ़ा, गामा आइसोटोप्स पढ़े, ठीक है, रेडिएशन पढ़ा, फिर आर्सेनिक 74 का यूजेस पढ़ा, 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए, सोडियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए, फास्फोरस 23 P23 के नाम से है, ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए, और स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए रेडियो फास्फोरस का यूज़ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पेपर में कभी मैच करने के लिए कभी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ये आ जाते हैं आइसोटोप्स के। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक लेते हैं। एक नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा आपको आइसोटोप्स के और एग्जांपल्स मैं लिखवाऊंगा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताऊंगा और आइसोबार्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। आप अपने नोट्स को बढ़िया से बनाएं, और मैं इतने आसानी से बता रहा हूँ इन चीज़ों को, आप क्या करें, 1-2 बार 3 बार उनको देखें। बार बार देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, और आपके आने वाले एग्जाम, खासकर रेडियो आपका जो NTPC RRB है, RRB NTPC के लिए बहुत प्रूफुल होने वाला है। और SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC क्या जहाँ भी GS पूछी जाती है, साइंस अगर आता है तो ये सब बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।